हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी 2020 या यूपी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन सभी पेपर की तैयारी एससीईआरटी की बुक से ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एससीईआरटी की बुक से लिए गए होंगे और इसीलिए आपको ये बुक फिर से पढ़ाई जा रही है। तो आप मेरे साथ ज़रूर पढ़ें और इस बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये कक्षा 6 की हमारा इतिहास की और नागरिक जीवन की बुक है, जिसमें हम हमारा इतिहास पार्ट को कवर कर रहे हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एससीईआरटी की वो बुक है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है और यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है, ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम देखेंगे इस चैप्टर में। और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनकर आते हैं उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और मैं आपको बताती भी चलूँगी कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है कैसे पता करें क्या हुआ था क्या नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे वो ये है कि वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जब लोग लिखना नहीं जानते थे, उन्हें पता नहीं था कि लिखा भी जाता है, तो उस समय को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बारे में हम बहुत कुछ बता नहीं सकते हैं। ऐसे काल को क्या कहा जाएगा? प्राक ऐतिहासिक काल। जब मानव ने लिखना शुरू किया उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों पर, ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं और स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे फलकों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र क्या होते थे? वृक्ष के चौड़े पत्ते होते थे। भोजपत्र क्या होते थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार कि भोजपत्र क्या है। तो ये एक प्रकार की वृक्ष की छाल होती है भोजपत्र। ताम्रपत्र, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के खम्भों पर जो लेख लिखे होते थे उनको स्तंभ लेख कहा जाता था। बड़ी चट्टानों पर जो लेख लिखे होते थे उनको शिलालेख कहा जाता था। तो हमारे जो इतिहास है उसके विषय में हमें इन्हीं लिखित जो दस्तावेज हैं उन्हीं से जानकारी मिलती है। और जो लिखित दस्तावेज नहीं है, जो हम प्राक ऐतिहासिक की बात कर रहे थे, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है।
इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़कर ही हमें पता चला हमारे इतिहास के बारे में, और उसी इतिहास को और उसी काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत मिले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिली जिनसे हमें इतिहास की जानकारी हुई और उसको हमने ऐतिहासिक काल कहा। तो अब पढ़ते हैं मुद्रा और अभिलेख के बारे में। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उनका समय और मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों के प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। जैसे कि एक सिक्का मिला है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, सोने का एक सिक्का है और इस पर एक घुड़सवार पर बैठा हुआ शासक दिखाया गया है। ये जो शासक हैं ये गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम है और ये क्वेश्चन आ चुका है। गुप्त काल की जो मुद्रा चलती थी उस पर इनको दिखाया गया है। तो ये आप ध्यान रखें कौन से शासक हैं जो घुड़सवारी करते हुए किसी सिक्के पर दिखाए गए हैं। तो आपका क्या आंसर होगा? कुमारगुप्त प्रथम। इसके बाद आते हैं आगे लुम्बिनी अभिलेख की ओर। ये अशोक का अभिलेख है लुम्बिनी अभिलेख, और लुम्बिनी जो जगह है वो नेपाल में है। ये वही लुम्बिनी है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है। जो लुम्बिनी से अभिलेख प्राप्त हुआ है ये रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है, और इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बनकर आ चुका है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है या किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि उपज का लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग के कर के रूप में लिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? लुम्बिनी अभिलेख या रुम्मिनदेई अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अशोक के अभिलेख के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो लिपि दिखाई गई है वो कौन सी लिपि बताई गई है? ब्राह्मी लिपि, जिससे हम पता लगा सकते हैं या पता चलता है कि ये जो अभिलेख था ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों और चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वेद हैं, रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है और महाभारत वेद व्यास के द्वारा। जैन और बौद्ध साहित्यों से भी हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, इससे तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, और मौर्यकालीन शासन के बारे में हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। इसके बाद राजतरंगिणी, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा, और किस के इतिहास के विषय में है? तो ये कश्मीर के इतिहास के विषय में लिखी गई है। इंडिका से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा, और किसके समाज की किस शासनकाल की ये समाज की झलक हमें इंडिका में देखने को मिलती है? तब क्या आंसर होगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्यकालीन। यात्रा का विवरण की बात करें तो फाहियान जो कि चीनी यात्री थे और एक और यात्री थे ह्वेनसांग। तो फाहियान और ह्वेनसांग चीनी यात्री थे। ये इनकी यात्रा का विवरण इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। तो जो फाहियान थे वो गुप्त काल से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि फाहियान किस के शासन काल में आए थे? तो गुप्त काल में आए थे। और ह्वेनसांग किसके शासन काल में आए थे? ये हर्ष के शासन काल में आए थे, और यहाँ पर हर्ष के शासन काल का ही विवरण इनकी पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इतिहासकार जो थे इन्हीं स्रोतों से उस समय की कृषि, पशुपालन और कामगार शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि चीज़ों के बारे में बताते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और किसने लिखा है? जैसा कि मैंने बताया वेद व्यास जी के द्वारा ये महाभारत लिखा गया है, और लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड होता है, और हम अब सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ लेते हैं।
सेकंड चैप्टर हमारा है पाषाण काल, जिसमें हम आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का पैदा होना जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। मानव के विकास, विभेद और आदि की जानकारी देने वाले क्या कहलाते हैं? मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, और इस तरह का विकास आपने देखा होगा और इसके बारे में पढ़ा होगा। मानव का विकास क्रम हम पढ़ने वाले हैं। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा और अब उसने हाथ और मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया। इसमें उन्होंने जो सबसे जरूरी चीज सीखी वो थी पत्थरों के औजारों और उपकरणों का निर्माण करना, और इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उनके होने का पता चला, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और इसीलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल किया, अधिक प्रयोग किया, और इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसीलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि उनके काल के जो औजार थे उनमें भी अंतर था। जो पुरापाषाण काल था उनके औजार अलग थे, मध्य पाषाण काल के और अलग थे, और नव पाषाण काल के थोड़े और अलग थे। पहला जो काल था पुरापाषाण काल, इसमें मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे रहता था, झील के पास रहता था, और उससे इसे शिकार करने में भी आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका क्या था? मुख्य भोजन था। इस समय के जो औजार थे वो कैसे होंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने चीज़ें जल्दी चीज़ें सीखना स्टार्ट किया था। तो कुछ चीज़ हम नई बनाते हैं ना, तो वो अच्छे से नहीं बनती है, फिर धीरे धीरे उसमें हम थोड़ा कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कुछ अच्छा आगे जाके बन के आता है। तो वैसे ही सेम वहाँ उस टाइम के औजारों के साथ भी था। जब मानव ने औजार बनाना स्टार्ट किया तो उस समय के औजार बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है, ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे। हड्डी के जो औजार होते थे वो भी बनाना स्टार्ट किए उन्होंने। क्लियर? तो उस समय के औजार कैसे होते थे? भौणी आकृति, यानी कि बहुत चौड़ी आकृति के होते थे। इसके बाद इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिससे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है कि वह दूसरों के साथ मिलकर चले, और इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। कैसे करते थे शिकार, ये हम पढ़ेंगे। आदि मानव के पास ना ही जंगलों के जानवर जैसे पैने नाखून थे और ना ही नुकीले दांत थे, ना ही जबड़े थे और ना ही सींग थे, फिर भी वह शिकार करते थे। तो कैसे करते होंगे? तो उस समय उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने सीख लिए थे। जैसा कि मैंने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था और उन्होंने नए औजार बनाना सीखा ही था। तो उस समय के जो औजार थे वो बहुत बड़े भी होते थे, उनकी आकृति सुडौल नहीं होती थी, वो थोड़े बेडौल और भौणी आकृति के। जिस आकृति में औजार बन जाए वही उसी तरह का वो औजार बना लेते थे। कोई सही तरीका नहीं था, जैसे बन सकता था वैसे बना लेते थे। उनको आग का भी पता चल चुका था। औजार बनाने के लिए उन्होंने एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे और एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का भी ज्ञान हो गया।
यानी कि वो पुरा पाषाण में उनको आग का भी ज्ञान हो चुका था। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। अगर क्वेश्चन आता है कि आग की खोज किस युग में हुई, तो आपका क्या आंसर होगा? पुरा पाषाण युग, यानी कि पुरा पाषाण काल में हुई थी। आगे हम बढ़ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं औजार किस तरह के होते थे पुरा पाषाण में, वो आपको दिखा रखा है। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। तो ये आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल के औजार पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए और इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहां जहां बर्फ जमी थी वहां पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ और घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्रित करने लगा और इन घासों में कई आज के अनाजों के भी पूर्वज थीं। जो मानव था इस समय कुत्ते को पालतू उन्होंने बनाया और कुत्ता जो था वो मानव का प्रथम पालतू पशु है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जानवर है जो मानव का प्रथम पालतू पशु है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कुत्ता। मानव ने अपने भोजन में अनाजों का प्रयोग किया और इस समय का जो मानव था मध्य पाषाण काल का, वो संग्राहक बन चुका था, यानी कि संग्रह करने वाला बन चुका था। इसके बाद तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि पत्थर से पत्थर पर प्रहार कर कर आग की खोज हुई। अब आते हैं हम नव पाषाण काल की ओर। पुरातत्वविदों का मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से क्या हो गया? नव पाषाण काल स्टार्ट हो गया। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। मध्य पाषाण काल में क्या था? भोजन संग्राहक, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो नव पाषाण काल तक आते आते उन्होंने भोजन को कैसे उत्पाद किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, ये सीख लिया था, यानी कि कृषि जो थी उनको आ चुकी थी। मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों और घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा और धीरे धीरे ये बस्तियां गांव में परिवर्तित हो गईं। तो मध्य पाषाण कालीन औजार आप देख सकते हैं, कुल्हाड़ी और हसिया जो थे वो मध्य पाषाण कालीन औजार थे। अब ये मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख चुके थे। पहिए का आविष्कार भी मध्यकाल में हो चुका था। जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना भी सीख चुके थे। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को क्या कहा गया? ताम्र पाषाण कालीन या ताम्र पाषाण युग। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया और उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना उन्होंने सीख लिया था। उन्होंने एक मिश्रित धातु को भी मिलाया और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। तो कांसे को किसको मिलाकर बनाया जाता है? तांबे और जस्ते से। और या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि तांबे और जस्ते को मिलाकर मानव ने कौन सी धातु को बनाना सीखा? तब आपका आंसर क्या आएगा? कांसा। नवपाषाण कालीन कृषि उपकरण, नवपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तन और नवपाषाण कालीन औजार। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है और प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा और अपनी उन्नति एवं अपने को सभ्य बनाया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है, सेकंड चैप्टर, और उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आग की खोज पुरा पाषाण युग में हुई। जैसा कि मैंने बताया, पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार कैसे होते थे? चौड़े भौड़े
होते थे, ठीक है, चौड़े होते थे। पहिए का आविष्कार मध्य पाषाणकालीन युग में हो चुका था। और यहाँ पर हमारा जो प्रश्नोत्तर है वो खत्म हो चुका है। यहाँ देखिए, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, बिल्कुल सही है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाणकालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो बिल्कुल नहीं, आकार में पुरा पाषाण के युग के बड़े थे औजार। मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार का निर्माण नहीं किया, तो ये भी गलत है, बल्कि जरूरत के लिए ही पत्थर के औजारों का निर्माण किया था। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, बिल्कुल सही। मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो ये सही आंसर होगा। खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया था, इसीलिए जब उनको खाने की जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो जगह जगह भटक रहे थे, वो ही दूर हो गई, तो वो जगह जगह क्यों जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर एंड होता है। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइए कमेंट में, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना